बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है मानव यादव और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। दर्शकों, रिपब्लिक भारत के लिए ये राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन कुछ नेता हैं और उन नेताओं के लिए अपनी राजनीति, अपना परिवार सर्वोपरि है। मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है। सीएम योगी और अखिलेश यादव हर रोज एक दूसरे पर सियासी तीर चला रहे हैं। शनिवार को अखिलेश यादव ने परिवारवाद के फायदे गिना दिए, जिसके बाद आज सीएम योगी ने अखिलेश को बबुआ कहते हुए ऐसा हमला बोला है कि परिवारवाद से लेकर कानून व्यवस्था तक समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से घिर चुकी है। सीएम योगी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद है उनकी पार्टी में, और इसीलिए अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पीडीए के झंडाबरदार अखिलेश यादव ने परिवारवाद के फायदे गिनाए तो यूपी का सियासी पारा 27 से पहले ही 7वें आसमान पर पहुंच गया। समाजवादी पार्टी बेशक टूटी ना हो, लेकिन परिवारवाद तक सिमटकर जरूर रह गई। और ये हम नहीं कह रहे, खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश का बयान सुन लीजिए। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए, और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान में मोर्चा संभाल लिया है और योगी के निशाने पर है अखिलेश यादव का परिवारवाद। सवाल यह है कि जब यादव परिवार सूबे की सत्ता में था, तब क्या यादव परिवार का एक सूत्रीय एजेंडा सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद का विस्तारवाद था? कि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए ही। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। अखिलेश यादव जब यूपी के सीएम थे, तब समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगता था कि यूपी में एक नहीं 4.5 मुख्यमंत्री हैं। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, आजम खान को पूरा सीएम माना जाता था, तो अखिलेश को आधा सीएम। परिवारवाद के फायदे गिनाकर क्या अखिलेश ने बीजेपी के उन दावों को सही साबित किया है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स और खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स ने सभी राजनीतिक दलों को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा भरोसेमंद लोग एमपी एमएलए बनाएं, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की राजनीति का शिकार ना हो सकें। ये राजतंत्र नहीं है, राजशाही नहीं है। लोकतंत्र में, लोकशाही में सामान्य कार्यकर्ताओं को निकल करके आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये जो युवराज है ना, ये राजनीति को बपौती समझते हैं। अपनी पार्टी में पिता को हटा करके जैसे कब्जा किया, और अब इसके बाद सार्वजनिक तौर पर इसको स्वीकार कर रहे हैं कि आप परिवार के लोग ही केवल आगे बढ़े। पीएम पोषण योजना में काम करने वाले मिड डे मील रसोइयों के सम्मान और कैशलेस चिकित्सा कार्ड देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में आज शामिल हुए थे। सीएम ने इस दौरान अखिलेश राज में पनपे गुंडा तंत्र पर जमकर हमला बोला। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे,
कोई सुरक्षित नहीं था। रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। सीएम योगी ने 2017 के पहले यूपी के स्कूलों के हालातों को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम ने कहा 2017 के पहले गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थे। भीषण गर्मी में तपते पत्थर हो या भीषण सर्दी हो, उन्हें ठिठुरते स्कूल जाना पड़ता था। हर बच्चे के पास यूनिफॉर्म है। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं तब परिणाम आते हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ सीएम योगी हैं जिनके एजेंडे में विकास, हिंदुत्व, अपराध पर जीरो टॉलरेंस, माफियाओं का खात्मा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिनके एजेंडे में परिवारवाद, पुलिसिंग पर सवाल और बुलडोजर एक्शन पर सवाल है। योगी आदित्यनाथ सूबे के हर जिले को विकास की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो पीडीए के पी वाले नैरेटिव में फंस गए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पूरी राजनीतिक रणनीति को पीडीए के इर्द गिर्द समेट दिया है। पीडीए के पी को अखिलेश कभी पिछड़ा बताते हैं तो कभी पंडित। दूसरी तरफ सीएम योगी इस फॉर्मूले पर सीधे प्रहार कर रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी ने कहा था पीडीए का पी जल्द ही पाकिस्तान हो जाएगा। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। सवाल यह है कि पीडीए को पंडित और पिछड़े के फेर में फंसाने वाले अखिलेश अब परिवारवाद के फायदे गिना रहे हैं। क्या पीडीए के पी का मतलब अब परिवारवाद तो नहीं हो गया है? अखिलेश जी को न शिक्षा पे बोलने का है क्षमता, ना तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण बंटवारे की बात पर उनकी जबान नहीं खुलती है, ना तो स्वास्थ्य पर उनको बोलने की फुर्सत है। इन सब बिंदुओं को छोड़ करके सिर्फ फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं। उत्तर प्रदेश के नैरेटिव वॉर ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की खींचतान को बढ़ा दिया है। चुनावों से ठीक पहले कभी जयंत चौधरी पर चवन्नी वाला तंज कसना, तो कभी परिवारवाद की कसौटी पर समाजवादी पार्टी को कसना। सवाल यह है कि अखिलेश यादव सूबे की जनता के सामने कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने सुना, एक तरफ अखिलेश यादव परिवारवाद के फायदे गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जिन्हें अचानक से महिलाओं की फिक्र सताने लगी है। राहुल गांधी अब महिलाओं के अधिकारों की बात करने लगे हैं। राहुल गांधी ने पितृसत्ता के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के भीतर महिलाओं को नेतृत्व करने का कितना मौका मिल रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी महिलाओं को कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। लड़कियों से बी लाउड बी प्राउड की अपील करने वाले राहुल गांधी अपनी ही बहन, जिन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया, उन्हें पार्टी में फैसले लेने की कितनी इजाजत दी जा रही है। और इसीलिए हम ये सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों महिलाओं की फिक्र सता रही है। पितृसत्ता यानी वो व्यवस्था जिसमें पुरुषों को तुलना में ज्यादा अधिकार, शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या राहुल गांधी के दिमाग में किसी ने पितृसत्ता का गलत वर्जन फिट कर दिया है? क्योंकि जिस कांग्रेस में पुरुषों का एकेश्वरवाद है, वहां राहुल महिलाओं के अधिकारों की बात करते नजर आए। राहुल गांधी कल पुणे में थे। राहुल ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट बात की। राहुल ने महिलाओं को लेकर 3 बड़ी बातें कही। महिला की पहचान उसके पिता, पति या बेटे से नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी पहचान होती है।
राहुल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ 3 तरह से हिंसा होती है। पहली, पैदा होते ही हत्या, दूसरी शारीरिक अत्याचार, तीसरी आर्थिक बंदिशें। महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, संपत्ति और अपने फैसले लेने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल ने पुणे में महिलाओं की जिस आजादी की बात की, वो आजादी कांग्रेस के आचरण में क्यों नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसीलिए चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है। सवाल ये है, क्या कांग्रेस में पितृ सत्ता हावी है? क्योंकि कांग्रेस का सर्वोच्च पद हो या गांधी परिवार में फैसले लेने की पावर, वो प्रियंका गांधी के पास क्यों नहीं है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, बहन प्रियंका गांधी जी, आपसे ज्यादा समझदार हैं, अपनी गद्दी दे दीजिए। सिद्धांत और उपदेश अपने घर से नहीं, दूसरों पर लागू होता है। नेहरू जी ने अपने जीते जी कांग्रेस अध्यक्ष अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को नहीं बनाकर इंदिरा गांधी जी को बनाया। 1946 में सरोजनी नायडू जी यानी महिला का विरोध कर नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 1957 में फिरोज गांधी जी और इंदिरा गांधी जी में संसदीय चुनाव लड़ने की लड़ाई हुई तो आपके परिवार ने फिरोज गांधी जी का साथ दिया, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अब उनकी पार्टी एक कॉमिक सीरीज से कार्टून कैरेक्टर के आधार पर उनको दिखाए, ये कहां तक उचित है और लोग इसे किस मानसिकता से देखेंगे? क्योंकि मूलतः उन्हें बैटमैन की तरह दिखाने का मतलब है कि एक कॉमिक सीरीज के कार्टून कैरेक्टर को वो मानते हैं कि राहुल गांधी जी उस रूप से देखे जाने चाहिए। अब ये तो कांग्रेस पार्टी ही तय कर सकती है कि वो अपने नेता को कैसे दिखाना चाहते हैं और लोग कैसे इसे देखेंगे। कांग्रेस में महिलाओं को कितना नेतृत्व मिलता है, इसका अंदाजा आप कांग्रेस से शासित राज्यों की सरकार से लगा सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल में भी महिला मंत्रियों की संख्या 0 है। कांग्रेस पर राज पुरुषों का है, लेकिन राहुल गांधी बात महिलाओं की करते हैं। सवाल यह है, क्या यही राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है? अब वो कनेक्ट करने के लिए हिंदुत्व के अलग अलग मुद्दों पर वो अपना एक प्रखर विचार रखते हैं। दोषपूर्ण लगता है। मनुस्मृति की बात आप करें, महिलाओं के बारे में जो कुछ मनुस्मृति में लिखी गई है, उन बातों से आज का हिंदू सहमत नहीं है। तो अब हजारों साल पुराने मनुस्मृति को कोट करके राहुल जी अगर महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आज की महिलाएं पूरी दुनिया में बहुत आगे निकल गई हैं। उनको आपके सहारे या आपके मनुस्मृति के विरोध में किसी बात की जरूरत नहीं है। बीजेपी लगातार कांग्रेस की महिला विरोधी नीति और राजनीति पर सवाल खड़े करती रही है। बात चाहे महिलाओं को संगठन में नेतृत्व देने की हो, कैबिनेट में शामिल करने की हो, या फिर 33% महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश की महिलाओं से गद्दारी करने की हो। मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। कांग्रेस सिर्फ महिलाओं के मुद्दे पर एक्सपोज नहीं हुई, बल्कि पुणे के कार्यक्रम में राहुल गांधी भी एक्सपोज हो गए। दरअसल कार्यक्रम में मॉडरेटर ने राहुल गांधी से मराठी भाषा में पुणे के लोगों का अभिवादन करने के लिए कहा, लेकिन राहुल गांधी मराठी में 3 शब्द तक नहीं बोल पाए। मॉडरेटर ने जो बताया, राहुल गांधी ने वही रिपीट कर दिया। पुणे म्हणजे प्रेम। थैंक यू। राहुल गांधी के वायरल वीडियो से यह तय हो गया कि देश के प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी बिना फीडिंग के 3 शब्द भी नहीं बोल पाते।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राष्ट्र सर्वोपरि में अब बात छात्र आंदोलन की करेंगे, क्योंकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार छात्रों के मुद्दे पर अहंकार में पूरे तरीके से डूब चुकी है। तभी तो छात्रों की आवाज दबाने के लिए एफआईआर को एक टूल बना दिया गया है। 20 अगस्त को झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन सरकार को जेपीएससी मामले में तगड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद सोरेन सरकार इतनी बौखला गई कि छात्रों का भविष्य बर्बाद करने पर उतर आई है और 14 छात्रों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर दी है। और यही नहीं, 200 से ज्यादा अज्ञात छात्रों को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। सवाल यह है कि कोटा से लेकर पुणे तक छात्रों की गूंज का ड्रामा करने वाले राहुल गांधी को क्या झारखंड के छात्रों का धूमिल होता हुआ भविष्य कतई दिखाई नहीं पड़ता? आखिर किस आधार पे एफआईआर किया जा रहा है? क्या जुर्म है छात्रों का, हम ये जानना चाहते हैं। क्या हक की बात करना गुनाह है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की बात करना गुनाह है? तो ये सरकार भले एफआईआर करे या लाठी डंडा बरसाए या जेल भेज दे, छात्र मरने से नहीं डर रहे हैं। जिन छात्रों ने अपने भविष्य को लेकर झारखंड की इंडी गठबंधन सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी, उन छात्रों पर एफआईआर करके हेमंत सोरेन कौन सा बदला ले रहे हैं? क्या झारखंड में न्याय मांगना गुनाह है? क्या सिस्टम में जड़ें जमा चुकी धांधली के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है? क्या सोरेन सरकार से सवाल पूछना छात्रों की गलती थी? जिस तरह से दिख रहा था कि सब जगह हम तो कल से बोल ही रहे थे कि हम लोग छात्र बोल के उनको बुला रहे थे। कल तक पता नहीं था कि वो लोग कौन थे, लेकिन जब से हम लोग वीडियो देख रहे हैं रात भर, गिरिडीह में हजारीबाग में जिस तरह का जेएमएम का वो कैटलॉग लगा के वो लोग घूम रहे थे और हमारे छात्रों को मार रहे थे, मुझे अब लगता है कि ये जेएमएम के ही गुंडे थे। और अगर ये जेएमएम के गुंडे थे तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस तरह के हथकंडे का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। अगर हम लोग रोड पे अपने आंदोलन पे भी अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो आप कौन सा सम्मान देने का बात करते हैं? दरअसल 21 अगस्त को झारखंड की बहरी सरकार को अपनी मांग सुनाने के लिए जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच हेमंत सोरेन का पुतला फूंक रहा था। इस बीच वहां जेएमएम कार्यकर्ता भी पहुंच गए। जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच का आरोप है कि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने छात्रों से गाली गलौज की। गिरिडीह के छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। छात्रों को पीटने से भी जब मन नहीं भरा तो छात्रों के भविष्य को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने कानून को अपनी ढाल बना लिया। रांची में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। 14 नामजद और 200 अज्ञात अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में सरकारी काम में बाधा डालने और रूट चार्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। छात्रों पर घातक हथियार के साथ दंगा करना, गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होना, मारपीट करना, चोट पहुंचाना, हत्या की कोशिश जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आखिर किस आधार पे एफआईआर किया जा रहा है? क्या जुर्म है छात्रों का, हम ये जानना चाहते हैं। क्या हक की बात करना गुनाह है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की बात करना गुनाह है? क्या इस राज्य के अंदर यहाँ का भ्रष्ट भर्ती व्यवस्था इस राज्य को चौपट कर रही है? उसको बचाना क्या गुनाह है? ये गलत बात है, इस पर आवाज उठेंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे। आखिर किस आधार पर तानाशाही चल रहा है भाई झारखंड में? है आपको सरकार इसलिए बनाया गया है कि भाई आप सरकार है तो आप अच्छे से शासन चलाइए, जनता के हित में शासन चलाइए। छात्रों पर एफआईआर शहबाज आलम के नाम से एक शख्स ने रांची में कराई। शहबाज का आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें पुतला दहन करने के दौरान पीटने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर कराने के बाद शहबाज खुद एक्सपोज हो गए हैं। पीड़ित छात्रों का आरोप है कि यह एफआईआर सरकार की तरफ से उनके प्रदर्शन को कुचलने के लिए कराई गई, क्योंकि जिस शहबाज आलम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है उसकी झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल यह है कि छात्रों पर एफआईआर का आदेश क्या दिल्ली से राहुल ने भेजा था? क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसके कारण आपने देखा होगा कि जेपीएससी जेसीएससी जो महत्वपूर्ण एग्जाम है उसको रद्द कर दिया गया, जिसमें राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। राहुल जी का दबाव था कि युवाओं को साथ दो, तो सरकार ने फैसला लिया है। सिर्फ छात्र ही नहीं,
छात्रों के भविष्य को संवारने में मदद करने वाले को क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। एनजीओ चलाने वाली महिला अमीषा प्रसाद को भी झारखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो जानना है कि मुझे लाया क्यों गया, बस एक लड़की का सपोर्ट किए क्या, इसलिए? हम लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, लोकतंत्र में ये विचारधारा को आजादी है अपनी बातों को रखने का। अब कोई लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग जैसी लड़कियां नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा भैया? क्या आएगा बताइए ना? ये भीड़ में किसी का दुपट्टा छीन लेता है कोई, हम बस आवाज उठा दिए, सपोर्ट कर दिए तो हम टारगेट में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल 20 अगस्त 2026 को झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के मामले में सुनवाई हुई थी। सुनवाई में कोर्ट ने सरकार द्वारा परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। 21 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट के इस फैसले से नाराज होकर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच और छात्रों ने राज्य के 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने का आह्वान किया। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में कमजोर पैरवी की, जिसके चलते कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। आप किस मंशा के साथ आप जो है सो कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मंशा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे। सवाल ये है कि छात्रों की हुंकार से डरी सोरेन सरकार जब लाठी और बंदूकों से छात्रों को नहीं डरा पाई तो क्या छात्रों की आवाज दबाने के लिए एफआईआर का इस्तेमाल कर रही है? क्या एफआईआर इंडी गठबंधन सरकार का अन्याय करने का टूल बन गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सीजेपी यानी तिलचट्टों की करेंगे, क्योंकि दिपके गैंग अपनी राष्ट्र विरोधी राजनीति चमकाने के लिए स्कूली बच्चों को निशाना बना रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वहां ये जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं स्कूलों का। ये पूरा ड्रामा चल रहा है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो। ऐसी कोशिश इन कॉकरोचों ने राजस्थान के जयपुर में की थी, जहां ग्रामीणों ने जबरदस्त इनका विरोध किया और इन्हें गांव से ही दौड़ा दिया। कॉकरोचों के निरीक्षण वाले ड्रामे को ध्वस्त करने के लिए अब महाराष्ट्र में भी तैयारी चल रही है। बीड जिला प्रशासन ने स्कूलों में जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग और बिना परमिशन के घुसने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद दिपके गैंग बौखलाया हुआ है। दिपके एंड कंपनी को लगा था कि जबरन स्कूल में घुसेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन कॉकरोचों का सस्ती लोकप्रियता पाने वाला फॉर्मूला अब उनके लिए ही बड़ी मुसीबत बन चुका है। स्कूल सुधारने निकली दिपके एंड कंपनी अब खुद सवालों के घेरे में है। कभी स्कूलों में घुसकर जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग, कभी बच्चों को बिठाकर कैमरे के सामने सवाल जवाब, तो कभी शिक्षकों से तीखे सवाल और कथित तौर पर बदसलूकी के आरोप। सवाल ये है, क्या स्कूल ठीक करने के नाम पर स्कूल की व्यवस्था ही दिपके एंड कंपनी बिगाड़ रही है? सरकारी स्कूलों में कमियां हैं तो उन्हें सामने लाना चाहिए, लेकिन कमियां दिखाने और बिना परमिशन स्कूल में घुसकर क्लासरूम की व्यवस्था में दखल देने में फर्क होता है। और अब यही फर्क दिपके से पूछा जा रहा है। क्या कैमरा हाथ में आते ही किसी को भी स्कूल में घुसने, बच्चों से पूछताछ करने और शिक्षकों को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार मिल जाता है? अब इसलिए महाराष्ट्र के बीड प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। स्कूलों में फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर निर्देश जारी किए गए। निर्देश के मुताबिक स्कूल में किसी विषय पर फोटो या वीडियो बनाने से पहले प्रिंसिपल की अनुमति जरूरी होगी। प्रशासन का तर्क है कि स्कूल के समय में ऐसी गतिविधियों से बच्चों की पढ़ाई और स्कूल के कामकाज पर असर पड़ सकता है। बीड में तो सिर्फ रोक लगाई गई है, लेकिन लातूर में मामला इससे भी आगे बढ़ गया है। यहाँ एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका की शिकायत पर अभिजीत दिपके और कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत में आरोप है कि टीम बिना अनुमति स्कूल परिसर में पहुंची, छात्रों के बीच बैठकर सवाल जवाब किए, स्कूल के कामकाज में बाधा डाली और पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की। पुलिस ने इन आरोपों की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में शिक्षकों को धमकाने, स्कूल की छवि खराब करने के आरोप भी लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि स्कूल में घुसने या वीडियोग्राफी करने के नियम कायदे होते हैं। अगर आपको किसी स्कूल की शिकायत करनी है
तो आप वहां के डीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं, लेकिन दीपके एंड कंपनी ने ये रास्ता नहीं चुना। अब दीपके प्रशासन के इस आदेश का विरोध हो रहा है। कहना है कि स्कूल की बदहाली सामने आनी चाहिए और कैमरे पर रोक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के नाम पर मनमानी की इजाजत भी तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्कूल कोई राजनीतिक मंच नहीं, बच्चे किसी राजनीतिक अभियान का हिस्सा नहीं और शिक्षक किसी सोशल मीडिया ट्रायल के किरदार नहीं। सवाल वही है, क्या स्कूल ठीक करने के लिए नियमों को तोड़ना जरूरी है और व्यवस्था सुधारने के नाम पर शिक्षकों को सार्वजनिक तौर पर कटघरे में खड़ा करना कितना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मेरे साथ राष्ट्रीय सर्वोपरि में इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।